स्वागत दोस्तों, आप सभी का चौक चौरा न्यूज पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। दिल्ली के चुनाव के बीच में कांग्रेस पार्टी की भूमिका हो गई है सबसे अहम बताएंगे। ताजा रिपोर्ट ने दिल्ली के चुनाव को काफी इंटरेस्टिंग बना दिया है दोस्तों। बताएंगे क्या है पूरा मामला, कौन सी पार्टी को कितना समर्थन मिल रहा है दोस्तों। इसी के साथ में आज है बिहार बंद, बताएंगे कौन कौन सी पार्टियों की ओर से बिहार बंद का ऐलान किया गया है दोस्तों। इसी के साथ में क्या बौखला गई है नीतीश कुमार की सरकार, बताएंगे। दो बड़े लोगों को भेजा गया है नोटिस दोस्तों। इसी के साथ में योगी आदित्यनाथ के साथ एक ऐसा व्यक्ति नजर आया है दोस्तों जिसके बाद बीजेपी की जमकर किरकिरी हो रही है। बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में पेपर लीक को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ही अपनी सरकार की पोल खोल दी है दोस्तों। वहीं पर आम आदमी पार्टी के नेता के खिलाफ अचानक से पुलिस की कार्रवाई को लेकर उठे कई सारे गंभीर सवाल और बीजेपी के नंबर 2 सबसे वरिष्ठ नेता पर लगे हैं यौन शोषण के आरोप दोस्तों। बताएंगे कौन से ये बीजेपी के सबसे दिग्गज नेता है, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि दिल्ली के चुनाव में दिल्ली ने मन बना लिया है कि फिर से हैट्रिक लगेगी तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में दिल्ली दुरुस्त है और 25 साल से जो शासन से बाहर है दोस्तों उनके सत्ता वापसी के दूर दूर तक कोई संकेत नहीं है। तो अपनी राय जरूर लेकर बताकर चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बौखलाहट इतनी ज्यादा बढ़ गई है दोस्तों कि गाली गलौज पर उतर गए हैं बीजेपी के बड़े बड़े नेता। यहां तक कि भाजपा के उम्मीदवार जो मुख्यमंत्री के सामने मैदान में उतरे हैं उनके द्वारा भी अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है दोस्तों। साफ तौर पर बौखलाहट बीजेपी के नेताओं में देखने को मिल रही है। ऐसे में दिल्ली का चुनाव धीरे धीरे करके पीक होता चला जा रहा है, यानी जबरदस्त तरीके का मुकाबला देखने को मिल रहा है दोस्तों। बयानबाजी के बीच में सोशल मीडिया पर भी जोरदार तरीके से कैंपेन जारी है। आपको बता दें कि 2025 का यह सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों के ऐलान के बाद राजस्थान के जोधपुर के पास स्थित फलोदी सट्टा बाजार चौंकाने वाला दावा कर रहा है दोस्तों। आपको बता दें कि वन इंडिया न्यूज पर छपी रिपोर्ट के अनुसार फलोदी सट्टा बाजार में चल रहे रेट के आधार पर पता चला है कि आज की स्थिति में 70 सीटों में से 25 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा 25 से 35 के बीच में पहुंच सकता है, यानी 25 सीटें या 35 सीटें बीजेपी को मिल सकती है। वहीं पर कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें और आम आदमी पार्टी की फिर से सरकार बनने के संकेत दिए गए हैं दोस्तों। आम आदमी पार्टी को 30 से 40 सीटें मिल सकती है। आपको बता दें कि फलोदी सट्टा बाजार में इस तरीके के समीकरण सामने आने का सीधा मतलब यह है कि कहीं ना कहीं दिल्ली के चुनाव काफी इंटरेस्टिंग हो गए हैं दोस्तों। पूरे फलोदी सट्टा बाजार के अनुमान को आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इलेक्शन इस बात पर निर्भर कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में परफॉर्मेंस कैसा रहता है, कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें जीतती है। अगर कांग्रेस पार्टी के सीट की संख्या बढ़ेगी तो आम आदमी पार्टी को इसका नुकसान का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को साथ में आकर सरकार बनानी पड़ेगी। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी स्थिति नहीं है क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सीटों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लेकिन आंकड़ों से यह साफ है कि इंडिया गठबंधन की सरकार तो किसी भी हालत में बनेगी दोस्तों। तो इसका मतलब कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी को पहले ही समझौता कर लेना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि नामांकन वापस होने से पहले राहुल गांधी की कल होने वाली सभा से पहले बिना किसी लाग लपेट के इंडिया गठबंधन की दोनों पार्टी कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को औपचारिक तौर पर गठबंधन का ऐलान कर देना चाहिए दोस्तों। आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताइएगा। इस तरीके के समीकरण अगर सामने आ रहे हैं जहां पर लगभग बराबरी का मुकाबला चल रहा है और कांग्रेस पार्टी यह तय कर रही है कि राज्य में सरकार किसकी बनेगी तो कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल की मुश्किलें भी बढ़ सकती है दोस्तों। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। इस तरीके के अनुमान पर आप क्या टिप्पणी करना चाहते हैं, आपके हिसाब से दिल्ली के अंदर अभी के समीकरण क्या चल रहे हैं लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। आपका क्या अपना अनुमान है, क्या आप प्रेडिक्शन करना चाहते हैं। इसी के साथ में पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने खुद से मोर्चा संभाल रखा है दोस्तों। बिहार में विपक्ष के नेताओं की चुप्पी के बीच में पप्पू यादव ने मोर्चा इस तरीके से खोला है कि बीपीएससी के छात्रों के समर्थन में आकर पूरी तरीके से मजबूती से खड़े हो गए हैं। छात्रों के समर्थन में आज 12 जनवरी को पूरे बिहार में बंद का आह्वान किया गया है। उनके साथ बिहार बंद का समर्थन भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने किया है दोस्तों। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी इसका सपोर्ट करेगी। कुल मिलाकर छात्रों की लड़ाई लड़ रहे हैं पप्पू यादव, मजबूती से लड़ाई लड़ते हुए बार बार नजर आते हैं। इससे पहले उन्होंने रेलवे ट्रैक बंद करने का भी ऐलान किया था दोस्तों और इसके बाद अच्छा खासा असर भी देखने को मिला। आप देखते हैं बिहार बंद का असर किस तरीके से पूरे बिहार में देखने को मिलेगा। जो भी जानकारी से जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। साथ बिहार के अंदर जैसे ही अब चुनाव के दिन नजदीक आने लगे वैसे ही ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की सरकार छात्रों के विरोध में युद्ध छेड़े हुए है दोस्तों। जहां देखो छात्रों को परेशान किया जा रहा है। इससे पहले छात्रों पर लाठीचार्ज भी की गई थी। अब जब जोरदार आंदोलन हुआ है तो उसके बाद कई सारे लोग निकलकर सामने आए हैं। पप्पू यादव समेत कांग्रेस पार्टी युवा मोर्चा के कई बड़े नेताओं ने इंडिया गठबंधन के तहत छात्रों का समर्थन किया है दोस्तों। ऐसे में बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा में हुए विवाद को लेकर अब बीपीएससी ने उन लोगों को भी डराना शुरू कर दिया है जो लोग लगातार आंदोलन करते हुए मोर्चा खोले हुए हैं। आपको बता दें कि वरिष्ठ शिक्षक खान सर को भी लीगल नोटिस भेजा है बीपीएससी ने और 15 दिनों के अंदर उनसे जवाब मांगा गया है। बीपीएससी ने अपने वकील के माध्यम से खान सर के 5 केंद्रों को नोटिस जारी करते हुए छात्रों को भड़काने और गलत बयानबाजी करने का आरोप लगाया दोस्तों। वकील ने लीगल नोटिस भेजकर उनसे जवाब मांगा है। कहा है कि जवाब नहीं देने पर उनके खिलाफ आईटी एक्ट के तहत बिहार के लोक सेवा आयोग द्वारा मामला दर्ज किया जाएगा। मुकदमा दर्ज करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ में अभी हाल फिलहाल के प्रकरण के बाद कंबल किशोर के नाम से पॉपुलर हुए प्रशांत किशोर को भी नोटिस भेज दिया गया है दोस्तों। 7 दिनों में सीट बेचने और भ्रष्टाचार के सबूत पेश करने के लिए कहा गया है, वरना कानूनी चेतावनी दे दी गई है। बीपीएससी बोला है कि पीके के आरोप से बीपीएससी की दुनिया भर के अंदर बदनामी हो गई है। इससे वैश्विक स्तर पर अशांति और कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो गई है। कुल मिलाकर दोस्तों इस तरीके के बयानबाजी पर आपकी क्या राय है लिखकर जुटाएगा। क्या बीपीएससी जानबूझकर ऐसे नोटिस दे रही है दोस्तों या फिर प्रशांत किशोर को नोटिस दिया जाना ही चाहिए था? जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में योगी आदित्यनाथ के साथ में यति नरसिंहानंद नजर आए हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो जिसमें योगी आदित्यनाथ के
साथ में यति नरसिंहानंद नजर आ रहे हैं दोस्तों। इसके बाद विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोगों ने सोशल मीडिया पर योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछा है कि क्या योगी आदित्यनाथ को पता नहीं है कि यति नरसिंहानंद नफरती बयान देते रहते हैं। और ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है यति नरसिंहानंद के योगी आदित्यनाथ के साथ नजर आने पर कि क्या जानबूझकर यति नरसिंहानंद के खिलाफ कोई कार्रवाई पुलिस प्रशासन के लोग उस तरीके से नहीं करते जैसा किया जाना चाहिए? कम से कम 2-4 साल के लिए जेल में भेजना चाहिए दोस्तों। जैसे जैसे मामले सामने आते रहते हैं एक के बाद एक कई सारे हेट स्पीच के मामले, एक तरीके से हैबिचुअल ऑफेंडर कहा जाता है ऐसे व्यक्ति को जो बार बार कोई ना कोई विवादित बयान देता रहता है, तो क्या उनको जेल में नहीं होना चाहिए? तो और योगी आदित्यनाथ के साथ नजर आने पर कहीं ना कहीं गंभीर सवाल खड़े किए जाने चाहिए। आपकी क्या राय है दोस्तों? लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इनडायरेक्ट तरीके से नीतीश कुमार पर निशाना साध दिया है दोस्तों। जगदीप धनखड़ कहते हैं कि पेपर लीक को लेकर कि इस पर रोक लगनी चाहिए, पेपर लीक पर रोक लगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पेपर लीक एक तरह से व्यापार बन गया है। जगदीप धनखड़ ने कहा कि अगर पेपर लीक होते हैं तो चयन की निष्पक्षता का कोई मतलब नहीं रह जाता। पेपर लीक होना एक इंडस्ट्री बन गई है, एक तरह का व्यापार बन गया है, एक ऐसी बुराई है जिस पर लगाम लगनी चाहिए। केंद्र की मोदी सरकार की ओर से सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 की उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने तारीफ की है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखा था। साथ साथ खनौरी और शंभू बॉर्डर पर लगातार किसानों का आंदोलन लगातार जारी है दोस्तों। किसान नेताओं ने संयुक्त किसान मोर्चा से कहा है कि जगजीत सिंह डल्लेवाल लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लगातार अनशन कर रहे हैं, उनकी सेहत बिगड़ती जा रही है। इसके मद्देनजर जरूरी है कि संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन का समर्थन करे और आंदोलन को और बड़ा करे। एसकेएम गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के नेताओं से अपील की गई है कि आंदोलन को मजबूत किया जाए। शुक्रवार को खनौरी बॉर्डर स्थल पर इन लोगों ने दौरा किया था दोस्तों। एसकेएम के 6 सदस्यीय समिति के लोग पहुंचे थे। उम्मीद है कि आंदोलन और ज्यादा बड़ा होने वाला है। जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ तमिलनाडु के राज्यपाल के खिलाफ अब मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है दोस्तों। तमिलनाडु के राज्यपाल को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। आपको बता दें कि जब से टीएन रवि को नियुक्त किया गया है दोस्तों, सबसे ऐसा लगता है कि तमिलनाडु की सरकार के साथ उनके कोई ना कोई किसी ना किसी मुद्दे को लेकर कोई ना कोई पंगे चलते रहते हैं और यही बड़ा कारण है कि अब उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है दोस्तों। विधानसभा के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि एक राज्यपाल पूरी कार्रवाई में शामिल रहे बिना अपने भाषण को कंप्लीट करते हुए विधानसभा से निकल गए दोस्तों। एक तरीके से उन्होंने सरकार का बहिष्कार करने की कोशिश की। उनको सरकार की कुछ बातें अच्छी नहीं लगी दोस्तों, तो उन्होंने बॉयकॉट कर दिया। इससे पहले भी एक बार बॉयकॉट करके चले गए थे। सवाल यह है कि क्या गवर्नर ऐसी चीजें करेंगे जिससे सरकार और गवर्नर के बीच में मतभेद और ज्यादा बढ़ेगा दोस्तों। गवर्नर का पोस्ट ही इसीलिए होता है ताकि केंद्र और राज्य सरकार के बीच में समन्वय बिठाकर रखे। अगर राज्यपाल ही ऐसा करेंगे तो फिर प्रदेश का विकास कैसे होगा और कैसे प्रदेश की जनता को न्याय मिल पाएगा दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ये मामला काफी बड़ा है, लेकिन मामला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है तो इस पर अब बीजेपी के लोगों का बौखलाना पूरी तरीके से लाजमी है। इसी के साथ में दिल्ली के इलेक्शन 2025 को लेकर एक और बड़ी अपडेट है कि अचानक से आम आदमी पार्टी के एक और नेता को धर लिया गया है दोस्तों। पार्टी ने रिठाला के विधानसभा सीट से विधायक महेंद्र गोयल को फिर से उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा है। दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है दोस्तों। पूरा मामला फर्जी आधार कार्ड दस्तावेज से जुड़ा हुआ है। इस मामले में कुछ बांग्लादेशियों को भी गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस ने महेंद्र गोयल के कार्यालय को नोटिस भेजा है। बांग्लादेशी से संबंधित संदिग्ध दस्तावेज की जांच की जा रही है दोस्तों। क्या आपको लगता है कि एकदम सही कदम उठाया गया होगा, एकदम सही सब कुछ कार्रवाई चल रही है, या फिर चुनाव के मद्देनजर जानबूझकर बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाने के लिए और आम आदमी पार्टी के नेताओं पर यह आरोप लगाने के लिए कि इनके द्वारा ही बांग्लादेशी घुसपैठियों को दिल्ली में बसाया जा रहा है, ऐसा नैरेटिव बनाने के लिए कार्रवाई की गई है? जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए सुप्रिया शिनेट की ओर से एक तस्वीर शेयर की गई है दोस्तों। इसमें ब्लेड बना हुआ है, ब्लेड में जीएसटी लिखा हुआ है और इसमें प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव चिन्ह, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का साइन बना हुआ है, भारतीय जुमला पार्टी लिखा हुआ है और आगे नीचे लिखा है पॉकेट मार सरकार, यानी पॉकेट मार सरकार। देश के अंदर केंद्र सरकार चल रही है, जीएसटी के नाम पर लोगों की पॉकेट मारी जा रही है। अगर आप भी इस पूरे मामले पर कोई टिप्पणी करना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे कुंभ मेले का इन्विटेशन देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को। जब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की तो कुंभ का कलश देकर प्रधानमंत्री मोदी को इन्विटेशन दिया गया, निमंत्रण दिया गया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से कलश पकड़ रखा है इसे साफ तौर पर गलत तरीका माना जाता है दोस्तों। कलश को दोनों हाथ से पकड़ा जाता है और पूरे सम्मान के साथ पकड़ा जाता है, लेकिन नरेंद्र मोदी शायद फोटो ना खराब हो जाए इसीलिए केवल एक हाथ से कलश पकड़ रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने भी 2 हाथ से कलश पकड़ रखा है। यही तरीका होता है कलश पकड़ने का। अगर किसी और विपक्ष के नेता ने ऐसा किया होता तो भाजपा के लोग हिंदू विरोधी साबित कर गए होते। दोस्तों आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। इस तस्वीर पर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। इसके साथ में भारतीय जनता पार्टी के सबसे शीर्ष नेताओं में अगर आप 3-4 नाम गिनेंगे तो उसमें आपको सबसे पहले वर्तमान में लालकृष्ण आडवाणी और दूसरे नंबर पर मुरली मनोहर जोशी का नाम लेना पड़ेगा। और मुरली मनोहर जोशी इतने टॉप लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के जिनको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया था, लेकिन एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता मुरली मनोहर जोशी पर महिला पत्रकार ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि मीटू के तहत ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं दोस्तों। नीलम महाजन सिंह नाम की महिला की ओर से ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सोशल मीडिया पर उनके द्वारा पोस्ट भी किया गया है। इसमें लिखा गया है कि जिस राजनेता ने मेरे पेट में लात मारी भगवान ने उनके घुटने तोड़ दिए, 92 साल की उम्र में घसिया रहा है, कोई प्राश्चित नहीं, कर्म मीटू हैशटैग करके इस्तेमाल करके ये बातें कही गई है दोस्तों। आप लोग की क्या राय है? क्या आपको लगता है कि पूरे मामले पर कोई एक्शन लिया जाएगा? इसी के साथ में दिल्ली के चुनाव में आरएलपी पार्टी यानी हनुमान बेनीवाल की पार्टी, राजस्थान की पार्टी ने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने का, खुला सपोर्ट करने का ऐलान किया है। संजय सिंह से मुलाकात करते हुए हनुमान बेनीवाल ने साफ शब्दों में कहा है कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली में पूर्ण समर्थन दिया जा रहा है। इंडिया गठबंधन के दल आरएलपी पार्टी ने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट
सपोर्ट करके ये बात स्पष्ट कर दी है कि आने वाले दिनों के अंदर दिल्ली में चुनाव और ज्यादा दिलचस्प होने वाला है दोस्तों। कई और पार्टियों का सपोर्ट आम आदमी पार्टी जुटा रही है। कुल मिलाकर एक के बाद एक, चाहे आम आदमी पार्टी को समाजवादी पार्टी का सपोर्ट हो या तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी का सपोर्ट हो, यहाँ पर एक और सपोर्ट उनको मिल गया है। कुल मिलाकर दोस्तों आरएलपी पार्टी क्योंकि राजस्थान से जुड़ी हुई पार्टी है और ज्यादातर जाट मतदाता आरएलपी पार्टी को वोट डालते हैं, तो ऐसे में राजस्थान की बड़ी संख्या में जाट मतदाता दिल्ली में भी रहते हैं, तो क्या आरएलपी पार्टी के समर्थन देने से उनका वोट इन्फ्लुएंस होगा, ये एक बड़ा सवाल रहेगा दोस्तों। आपको क्या लगता है लिखकर जरूर बताएगा। लेकिन कुछ भी है तो एक तरीके से पॉजिटिव रिस्पांस है आम आदमी पार्टी के लिए। साथ साथ अजीत पवार के मंत्री की कुर्सी जाएगी क्या? महाराष्ट्र के अंदर धनंजय मुंडे को लेकर विवाद अभी भी गहराता हुआ नजर आ रहा है। फडणवीस कार्रवाई करने से बच रहे हैं दोस्तों। 9 दिसंबर को मसाजोग में सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के मामले में सीआईडी ने अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि मुख्य आरोपी वाल्मीकि कराड़ को आत्मसमर्पण कराने में 20 दिन क्यों लग गए, एक आरोपी अभी क्यों फरार है? इन सब का जवाब बीजेपी की सरकार तो नहीं दे पा रही है दोस्तों। लेकिन क्योंकि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है वाल्मीकि कराड़ को, उसके सीधे संबंध धनंजय मुंडे से बताए जाते हैं और इसीलिए विपक्ष की ओर से धनंजय मुंडे को भी मंत्री के पोस्ट से हटाने की मांग की जा रही है और भारी संख्या में लोगों ने आंदोलन करके भी मंत्री को हटाने के लिए कहा है दोस्तों। देखते हैं एनसीपी अजित पवार गुट के अपने मंत्री को हटाने की इजाजत देंगे और उसके बाद क्या भारतीय जनता पार्टी कोई कदम उठा पाई। कुल मिलाकर दोस्तों देवेंद्र फडणवीस ऐसा लग रहा है कि पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग लगातार प्रोटेस्ट करते हुए उनके मंत्री को हटाने के लिए लगातार दबाव बनाते चले जा रहे हैं दोस्तों। उम्मीद है कि 6 महीने पूरे होने से पहले एक विधायक का तो कम से कम इस्तीफा आने वाला है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसी के साथ में दिल्ली के चुनाव को लेकर एक के बाद एक कई सारे उम्मीदवारों के नाम सामने आने लगे हैं दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के चुनाव को लेकर कई और उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। करावल नगर से कपिल मिश्रा को चुनाव लड़वाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान विधायक का टिकट काटकर कपिल मिश्रा को मैदान में उतारा है। मोती नगर से हरीश खुराना यानी परिवारवाद के तहत एक व्यक्ति को टिकट दिया गया है। शासक कर्नाटका के अंदर तुमुल इलेक्शन 2025 के रिजल्ट आए हैं दोस्तों। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर के यूनियन का इलेक्शन हुआ था। इस दौरान जो रिजल्ट आया उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 5 उम्मीदवार को जीत दिलवाने में सफलता मिली है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से 3 उम्मीदवार यहाँ पर जीते हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के खाते में ये कोऑपरेटिव चला गया है। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा किया है श्याम मीरा सिंह ने। उन्होंने डिटेल में जानकारी निकालकर बताया है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, जिन पर कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे और अमित शाह भी जेल भिजवाने की बातें कर रहे थे, हेमंत बिस्वा शर्मा पर उल्फा नाम के आतंकवादी संगठन, उग्रवादी संगठन के वसूली करने के आरोप में टाडा यानी दोस्तों टेररिस्टों पर जो एक्ट लगता है टाडा एक्ट, उस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। असम के 2 थानों में उनके ऊपर यह केस दर्ज है, लेकिन बाद में केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया दोस्तों। यहाँ तक कि डायरीज भी गायब हो गई है। यह बड़ा दावा, सनसनीखेज दावा किया है श्याम मीरा सिंह ने। एक के बाद एक कई सारे बड़े खुलासे करते हुए आए हैं। इससे पहले भी उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भाजपा और उसकी साठ गांठ वाले लोगों को लपेटे में लिया था दोस्तों। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के हिस्ट्री में हुए गंभीर मामले को लेकर यह खुलासा जो किया गया है दोस्तों, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसी के साथ में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा व्यवस्था धक्का मार गाड़ी के सहारे संचालित हो रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री 20-22 साल से सरकार में है, लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा की व्यवस्था भी सही से नहीं कर पाए दोस्तों। मुख्यमंत्री के सुरक्षा में तैनात गाड़ी को पुलिस ने धक्का मारकर जैसे तैसे चलाया है दोस्तों। आपको बता दें कि गाड़ी सीएम कारकेड की पहली गाड़ी बताई जा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री के सुरक्षा को इस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा कि एक पुरानी सी गाड़ी, खराब गाड़ी के सारे उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों बिहार की स्थिति के बारे में इससे पता चलता है कि पुलिस के पास कितनी पुरानी गाड़ियां हैं। अगर पुलिस के पास गाड़ियां ही नहीं है तो फिर लॉ एंड ऑर्डर क्या बिहार में सही होगा? और लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नीतीश कुमार कटघरे में खड़े रहते हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि पुलिस की गाड़ी मुख्यमंत्री के काफिले में ही अगर रुक जा रही है और चल नहीं पा रही और खराब हो जा रही है, तो फिर कानून व्यवस्था क्या ही बिहार में सही होगा? आप लोग की क्या राय है लिखकर जो बताएगा दोस्तों। बिहार में नीतीश कुमार को कानून व्यवस्था के मामले में आप 10 में से कितने नंबर देना चाहते हैं? साथ साथ ये मोदी की गारंटी है, एक एक झुग्गी वालों को पक्का मकान देने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में आए थे प्रचार करने के लिए। इस दौरान उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कर दी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो डेटा दिया है दोस्तों, उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में मात्र कुछ 1000 लोगों के घर बनाकर दिए हैं दोस्तों, और बाकी लोगों को तो अभी भी बीजेपी के घर का इंतजार है। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2022 तक सबका अपना आसियाना होगा, लेकिन दिल्ली में तो भारतीय जनता पार्टी आसियाना तो दूर की बात दोस्तों, कुछ 1000 लोगों को ही घर दे पाई है, और वो भी जब लाखों की संख्या में झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं, लाखों परिवार रहते हैं जिनको घर दिया जाना चाहिए तो दोस्तों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बमुश्किल 30,000 लोगों को घर दे पाई है दोस्तों। उसमें भी बुनियादी सुविधाओं को लेकर लोगों के बीच में समस्या अभी भी देखने को मिलती है। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर महापालिका के चुनाव में शिवसेना ने ऐलान किया है कि वो अलग होकर चुनाव लड़ेंगे। शिवसेना यूबीटी के नेता ने कहा है कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन के साथ कोई संबंध नहीं रहेगा और इसीलिए अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी शिवसेना यूबीटी। बीएमसी का इलेक्शन काफी दिलचस्प हो सकता है दोस्तों। बीएमसी एक ऐसी संस्थान है जिसमें करोड़ों रुपए का रेवेन्यू है, कोई भी पार्टी यहाँ पर सरकार बनाने से चूकना नहीं चाहती है। शिवसेना यूबीटी भी अकेले लड़कर ज्यादा से ज्यादा सीटें प्राप्त करने की कोशिश करेगी। इसके बाद हो सकता है कि महागठबंधन के साथ बाद में अलायंस हो जाए दोस्तों। इसी के साथ में कितने बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा, चुनावी फर्जीवाड़ा चल रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रवेश वर्मा के सरकारी आवास पर मात्र 4 वोट हुआ करते थे, उनको बढ़ाकर 33 वोट कर दिए गए हैं दोस्तों। 85/112 स्टाफ क्वार्टर लेडीज हार्डिंग गोल मार्केट पर लोकसभा चुनाव के दौरान
दौरान मात्र 5 वोट हुआ करते थे, अब बढ़कर 44 वोट हो गए हैं सेम एड्रेस पर। संजय सिंह ने इसके बाद और भी बड़े खुलासे किए हैं दोस्तों, एक के बाद एक सनसनीखेज खुलासे सामने आ रहे, जिससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं दिल्ली के चुनाव से पहले बड़ी संख्या में वोटों के नंबर में हेरफेर किया गया है दोस्तों। इन आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी का कोई स्पष्टीकरण नहीं आया, लेकिन मामला काफी गंभीर है, इसमें कोई दोराई नहीं है, क्योंकि दिल्ली एक छोटा सा प्रदेश है। यहाँ पर 10,000 5,000 वोटों के अंतर से भी चुनाव के अंदर अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिल सकता है। साथ साथ कांग्रेस पार्टी जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान के तहत बाबा साहब अंबेडकर की स्थली जन्मस्थली महू से 27 जनवरी को विशाल रैली का आयोजन करने जा रही है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के संविधान को खत्म करने की साजिश के खिलाफ इस संघर्ष में देश भर के नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी और वो गृह मंत्री द्वारा देश से माफी और इस्तीफे तक लगातार जारी रहेगा, जानकारी दी है कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी ने। साथ साथ दोस्तों दिल्ली महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष प्रियंका अग्रवाल ने अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि दिल्ली के चुनाव के मद्देनजर एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट है दोस्तों। दरअसल प्रियंका अग्रवाल इससे पहले दिल्ली महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष रह चुकी है और उनके यहां आने से कहीं ना कहीं नतीजों में कुछ तो अंतर कुछ एक सीटों पर हो सकता है। आम आदमी पार्टी 2025 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जैसे तैसे इस तरीके के फैसले लेकर कोशिश कर रही है कि उनकी स्थिति और ज्यादा राज्य के अंदर धीरे धीरे करके मजबूत हो। साथ साथ दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि कल ही हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि खुलेआम पैसा बट रहा है, जॉब रजिस्ट्रेशन के कार्ड बीजेपी के लोग भरवा रहे हैं, इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन खुलेआम ऐसा चल रहा है, कोई कार्रवाई नहीं की गई। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा को लेकर दावा किया गया है कि नई दिल्ली विधानसभा के अंदर एक कार्ड बांटा जा रहा है रोजगार कार्ड के नाम से और लोगों से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो फॉर्म भरेगा उनकी नौकरियां लगवाई जाएगी। क्या चुनाव आयोग कुछ करने की हिम्मत कर पाएगा? अरविंद केजरीवाल ने साफ शब्दों में यह सवाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राजीव कुमार जी से पूछा है कि आपको लगता है दोस्तों कोई कार्रवाई करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के नेता इससे पहले पैसा बांटते हुए पकड़े गए थे, जो दावा कर रहे थे बाद में कि ये पैसा जरूरतमंदों को दिया जाता। साथ साथ भाजपा के लोगों का दावा है दोस्तों कि सीएजी की रिपोर्ट आई है और दिल्ली में एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। हालांकि बीजेपी के लोग बता नहीं रहे कि आखिर रिपोर्ट है कहां पर ऑफिशियल रिपोर्ट आई हुई है, क्योंकि किसी को तो मिला नहीं है। भाजपा के लोग केवल आरोप लगा रहे हैं कि 2026 करोड़ का घोटाला किया गया है। ऐसे में दोस्तों सीएजी के रिपोर्ट पर बीजेपी के लोग आम आदमी पार्टी सरकार से सवाल पूछ रहे थे। लोगों ने कहा कि चलिए हम आपको बताते हैं कि कहां पर सीएजी की रिपोर्ट आई है कि भाजपा के लोग चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। 16 नवंबर 2021 को एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया था कि मोदी सरकार के दौरान काफी बड़ा फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हुआ है, पीएसयू के अंदर पैसों का मिसमैनेजमेंट हुआ है, 16,000 करोड़ का नुकसान का सामना पीएसयू को करना पड़ा है। सीएजी की इस रिपोर्ट के बाद एकदम शून्य पटक सन्नाटा देखने को मिला दोस्तों। भाजपा इस पर जवाब देना तो दूर की बात, गोदी मीडिया वाले भी चुप्पी साध कर बैठ गए थे और अब सीएजी इनको याद आ रहा है। आपकी क्या राय है? अगर आप भी मानते हैं कि सीएजी के रिपोर्ट पर आरोप लगाने में भाजपा आगे है, लेकिन जब बीजेपी पर सवाल खड़े होते हैं और 16,000 करोड़ रुपए की इरेगुलरिटीज का मामला इतना छोटा मोटा मुद्दा नहीं होता, इसके बावजूद दबा दिया गया था दोस्तों। इसी के साथ में इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी, अमित शाह ने यह दावा 30 नवंबर 2019 को किया था दोस्तों। और उसके बाद अमित शाह से लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि यह भी एक जोक था, क्योंकि अब 2024 तो खत्म हो चुका है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इतने सारे देश के लोगों को गुमराह करने वाले बयान दिए, तो धीरे धीरे करके समय के सापेक्ष में बीजेपी पूरी तरीके से एक्सपोज होती चली जाती है दोस्तों। साथ साथ रुपए के गिरावट को कौन रोकेगा, ये एक बड़ा सवाल है। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए जो बयान दिया गया था उसे शेयर करते हुए लिखा है कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। इतिहास में पहली बार $1 की कीमत 86 रुपए 40 पैसे तक पहुंच गई है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जब डॉलर की कीमत 58 से 59 रुपए हुआ करती, तब नरेंद्र मोदी इसे सरकार की आबरू से जोड़कर सवाल खड़ा किए करते थे, लेकिन अब एकदम सन्नाटा देखने को मिल रहा है। सवाल यह है कि क्या भाजपाइयों को अब कुछ दिखाई नहीं देता है? क्या उनकी आंखें चली गई है? क्या 85 रुपए से नीचे 86 रुपए तक डॉलर लगातार भारत के रुपए के सामने मजबूत हो गया है और रुपया लगातार कमजोर होता चला जा रहा है? ये इनको दिख नहीं रहा है दोस्तों। अगर रुपया कमजोर होता चला जाएगा तो देश के अंदर इंपोर्ट का कॉस्ट बढ़ता चला जाएगा, यानी बाहर से मंगाए जाने वाले सामान की कीमत बढ़ती चली जाएगी और भारत के लोगों को सामान भी महंगे मिलने लगेंगे। इसका अच्छा खासा असर भारत की जनता पर होने वाला है। हाउस होल्ड की जो सेविंग्स है उस पर भी असर देखने को मिलेगा, बिजनेस पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। आपकी क्या राय है? क्या दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पूरे मामले पर जानबूझकर चुप्पी साध कर बैठे हैं ताकि उनको असहज सवालों का जवाब ना देना पड़े? आप लोग अपनी राय जुले बताएगा। साथ साथ मणिपुर के अंदर अभी के हालात को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार पर लगातार दबाव है, इसके बावजूद बीजेपी के मुख्यमंत्री कोई कदम नहीं उठाते, लेकिन अब दबाव में आए हैं तो 2-4 कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने नागा समुदाय के नेताओं को शांति स्थापित करने की दिशा में अहम कदम उठाने के लिए अहम भूमिका निभाने की अपील की है दोस्तों। सेनापति जिले के मराम क्षेत्र के आयोजित 42वें मरा लुई करली मई महासम्मेलन में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि वर्तमान समस्याओं के समाधान और शांति की बहाली के लिए तीसरे पक्ष की जरूरत है। उन्होंने कहा कि चर्च और सामुदायिक नेताओं को अब जिम्मेदारी लेनी होगी ताकि राज्य में शांति को स्थापित किया जा सके। बीरेन सिंह ने आगे कहा है कि मणिपुर सरकार संविधान और नियमों के तहत समस्याओं का समाधान करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। कुल मिलाकर दोस्तों अब तक केवल प्रतिबद्धता ही दिखा रहे हैं, कुछ ठोस कदम तो मुख्यमंत्री उठा नहीं पाए हैं और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, मुख्यमंत्री को भी नहीं हटा रही है। तो फिर मुख्यमंत्री भी आराम से जो मन कर रहा है उस तरीके के बयान दे रहे, कुछ खास उनके पास प्लान है नहीं शांति बहाल करने के लिए। यही हकीकत है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा।
साथ साथ तमिलनाडु कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने घोषणा की है कि ईरोड पूर्व सीट से डीएमके इंडिया गठबंधन के तहत उपचुनाव लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता EVKS एलन गोवन के देहांत के बाद खाली हुई सीट डीएमके इंडिया गठबंधन के नाम पर कांग्रेस के खाते में आने वाली राज्यसभा की सीट पहले ही ले चुकी है। कुल मिलाकर दोस्तों तमिलनाडु के अंदर इंडिया गठबंधन काफी मजबूत है। इसके संकेत बार बार सीट डिस्ट्रीब्यूशन से तो मिल ही जाते हैं। कांग्रेस पार्टी और डीएमके आराम से सीट का बंटवारा कर लेती है, लेकिन कुछ जगह है, कुछ खाली खासकर राज्य है जहां पर इंडिया गठबंधन को जरूरी है कि वो बातचीत करके समाधान निकाले और एकजुट होकर चुनाव लड़े। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे चैनल जय हिंद जय भारत। इसी तरीके से लगातार बने रहेंगे दोस्तों, पल पल की सारी बड़ी अपडेट आप तक आगे भी पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।